Hello, class 10. So, today we are going to discuss the internal questions of chapter number 6, life process. So, today we'll discuss questions at page number 95 and second at page number 101, that is 101. So here it is at page number 95 we have 4 questions, and at page number 101 we have 5 questions. So total 9 questions we are going to discuss today. So let us start. The first internal question at page number 95 is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बेसिक है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. इसको बहुत अच्छी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू सी, आई एम जस्ट कोटिंग द आंसर just to make you write. You can write the answers. I am just stating the sentences. Okay, right. Take the pen and copies and write the answer. Why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement? Yes, multicellular sorry, multicellular organisms like human have very big body and require a lot of oxygen to diffuse into body quickly in order to meet the oxygen requirement. Full stop. Diffusion is a slow process which takes a lot of time to circulate oxygen to all the body cells. Because of its slow nature, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans. ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का एकदम कंप्लीट आंसर है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन की तरह से, इनके पास बिग बॉडी होती है, काफ़ी वो होता है. ऐसा नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सेल होता है और वही सेल पूरे इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है, तो इसलिए वहाँ डिफ्यूज़न बहुत आसानी से सफिशिएंट हो जाता है. बट ह्यूमंस के केस में या और भी जो बिग बॉडी वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हर सेल इन्वायरमेंट के टच में नहीं होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो हर जगह डिफ्यूज़न वर्क नहीं करेगा. और दूसरा, इसका जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 डिफ्यूज़ होता है. और ह्यूमन बीइंग को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है किसी वर्क को करने के लिए, तो या फिर किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जैसे आप पैनिक में हैं, डर में हैं, या बहुत सारा उत्साह में है, बहुत ज़्यादा खुशी में है, तो ये जो सिचुएशन होता है इस समय में हमारे बॉडी को बहुत तुरंत इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है और बहुत क्विकली सब कुछ करना होता है, तो वहाँ पर डिफ्यूज़न वर्क नहीं कर पाता है. ठीक है, तो इसलिए जो ये नेचर है इसका, स्लो नेचर, उस कारण से ये नहीं कर पाता है. ठीक है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता, इनसफिशिएंट है डिफ्यूज़न. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो तुरंत नहीं हो पाती है. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन विच रीड्स, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कुछ नहीं याद हो तो गुड मॉर्निंग NCERT, एक मैंने एक टर्म, एक सेंटेंस बताया था, टैगलाइन है उसमें, कि आप जब इसको लिखेंगे ना, G फॉर गुड, M फॉर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, NCERT आपको पता है, NCERT, ये लिखिए और इसके बाद इसके आधार पर आप टर्म्स देखिए. G फॉर ग्रोथ, मॉर्निंग M फॉर मूवमेंट, ठीक है, N फॉर न्यूट्रिशन, C फॉर सर्कुलेशन, E फॉर एक्सक्रीशन, R फॉर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन. तो रिप्रोडक्शन के बिना भी आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन के बिना जीवित नहीं रह सकता. सो R फॉर आप दोनों चीज़ लिख लीजिए, जिसमें रेस्पिरेशन एसेंशियल होगा और रिप्रोडक्शन सेकेंडरी कैरेक्टर होगा, लेकिन फिर भी
हम जीवित चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए रिप्रोडक्शन भी कंसिडर करते हैं। तो आर हो गया, उसके बाद टी, NCERT, टी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा कि मैंने जो टर्म्स बताए हैं उस टर्म्स के आधार पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो अलाइव है कि नहीं है। ये पता करने के लिए आप इन बातों पर इफ समथिंग इज मेकिंग सम ग्रोथ देन इट मस्ट बी सम अलाइव थिंग, लिविंग थिंग्स। फिर मूवमेंट कर रहा है तो कोई ना कोई लिविंग थिंग होगा, ट्रांसपोर्ट कर रहा है लिविंग थिंग होगा, न्यूट्रिशन कर रहा है लिविंग थिंग होगा, डाइजेशन कर रहा है वो क्या नाम है रेस्पिरेशन कर रहा है लिविंग थिंग होगा, एक्सक्रीशन कर रहा है एक्सक्रीशन लिविंग थिंग होगा। तो जितने मैंने ऊपर से नीचे तक बताए हैं ये सारे पहचान हैं लिविंग थिंग्स के। लेकिन इसमें एक बात थी जो मैंने न्यूट्रिशन को पढ़ाते समय पहली बार कहा कि हमने अभी क्लास 10 में हमको जो पढ़ना था वो था 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 ही हमको मेनली पढ़ना था प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में। ये चारों एक्चुअल में ना इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसके बिना कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग हो नहीं सकता, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो है जैसे हमने रिप्रोडक्शन की बात करी तो रिप्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन है और भी है, सी फॉर सर्कुलेशन मैंने बताया, सी फॉर कोऑर्डिनेशन भी है। तो लिविंग होने के लिए ये एसेंशियल नहीं है। कोई बॉडी मान लीजिए रिप्रोड्यूस नहीं करता है तब भी वो जीवित रह सकेगा। हम कई सारे इंसान को ऐसे जानते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, उनके पास कोई बाल बच्चे नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो रिप्रोडक्शन नहीं करते मतलब जीवित नहीं रह सकते ऐसा नहीं है। तो लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन उसके बिना वो जिंदा रहे इसके लिए सिर्फ 4 बातें हैं। कोई ऑर्गेनिज्म इन 4 प्रोसेस को करके वो जीवित रह सकता है, ठीक है। वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसलिए इन चारों बातों को हमको क्लास 10 में एसेंशियली पढ़ना था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, लाइफ प्रोसेस के लिए कौन से मिनिमम प्रोसेस है जो उनको करने ही करने हैं। आपने किसी ऐसे आदमी को आपने देखा है जो जीवित है और सांस नहीं लेता है, जीवित है और खाना नहीं खाता है, जीवित है उसके बॉडी में ब्लड का कोई सर्कुलेशन नहीं होता है, या जीवित है और बाथरूम नहीं जाता है मतलब एक्सक्रीशन नहीं करता है? ऐसा होता है? नॉट पॉसिबल। बट ऐसे बहुत सारे आदमी आपको मिलेंगे जो चल नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, चल नहीं सकते बिस्तर पे, प्लांट्स नहीं चलता है, बट फिर भी मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं लेकिन जीवित है, बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जिनको कोई औलाद नहीं है लेकिन जीवित है दोनों। तो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अलाइव की पहचान के लिए हमने बाकी सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो अलाइव होना अलग चीज़ है और अलाइव होने के लिए जो लाइफ प्रोसेस करने हैं वो एक अलग चीज़ है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, आप नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन है कि वो क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड, मतलब वो क्राइटेरिया बताना जिससे हमको ये पता लग जाए कि वो अलाइव है। दैट इज़ वॉकिंग, आप लिख लीजिए, वॉकिंग, ब्रीदिंग, growth and other visible changes can be used to determine whether something is alive or dead. However, some living things will have changes that are not visible to our eyes. Hence, presence of life process is a fundamental criteria to decide whether something is alive. ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए ये जो मैटर है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल मतलब बॉडी के बाहर का कौन सा मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज़ किया जाता है। बहुत आसान है। आउटसाइड रॉ मटेरियल इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट वेरीज ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इट इज़ लिविंग। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आउटसाइड रॉ मटेरियल is used by organism for food and oxygen. Raw materials requirement varies on the complexity of the organism and the environment it is living. Now the fourth question is
What process would you consider essential for maintaining life? मैंने पहले ही बता दिया था आपको. Life process such as respiration, digestion, that is nutrition. आप यहाँ digestion की जगह nutrition भी कर सकते हैं, वही बात है. Excretion, circulation and transport are essential for maintaining life. ठीक है. ये हो गए आपके पेज नंबर 95 के सारे क्वेश्चन. ठीक है. अब आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 101 पे. ठीक है. 101, here it is. First question is, what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? वेरी सिंपल. ये हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. आप एक बीच में लाइन ड्रॉ कीजिए, एक तरफ लिखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे आप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिखिए. और जब भी ये डिफरेंशिएट करने के लिए आए दो टॉपिक के बीच में, तो आप ऐसे ही करना. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर राइटिंग द टॉपिक्स, first autotrophic nutrition, first topic and then describing it, then second topic and then describing it below it. So don't do things like that. You just draw a middle line and then on one side one topic, on other side the second topic, and see the criteria that you are setting. I mean जिस पॉइंट को आप डिस्कस करना चाहते हो, तो उस पॉइंट को लिखिए और उसका डिस्क्रिप्शन के इसमें ये होता, उसके ठीक ऑल्टर करके दूसरे में क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाना चाहिए. जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा. जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैं लिखता हूँ, मान लो पहला में पॉइंट आप लिखिए, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर प्रिपरेशन की बात और डिपेंडेंसी की बात, इस दोनों क्राइटेरिया को लेकर के मैंने इस पॉइंट को डिफाइन किया. तो अब दूसरे पॉइंट में हम इसी पॉइंट पर, इसी बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे उसको, इसी बेसिस का. ये नहीं क्या हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी और प्रिपरेशन ऑफ द फूड को किया और हेटरोट्रॉपिक में हम वहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं भैया यहाँ पर इसका जो है ना एंड प्रोडक्ट ये होता है और इसका जो है रिएक्टेंट ये होता है, इसमें रॉ मटेरियल ये यूज़ होता है. नहीं, जो बेसिस लेकर के आप फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, उसी पॉइंट पर डिफरेंस आप बताएंगे कि दूसरे वाले टॉपिक में क्या डिफरेंस है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो आप पहला पॉइंट, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड इट्स ओन फूड एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म. तो हेटरोट्रॉपिक में यही चीज़ क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी यूज़ होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट, फूड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट इन ऑटोट्रॉपिक. ठीक है. वहाँ पर क्या लिखेंगे, हेटरोट्रॉपिक में फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले में लिखेंगे, क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन. हेटरोट्रॉपिक में क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन. ठीक है. इधर आइए एक एग्जांपल सेट करते हैं. इसमें ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स ये एग्जांपल हो गया ऑटोट्रॉपिक का, तो उसमें भी हेटरोट्रॉपिक का एग्जांपल डालेंगे. ऑल द एनिमल्स एंड फंजाई कॉमा मोस्ट बैक्टीरिया हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डन. ये 4 क्राइटेरिया है, बहुत है ना. नॉर्मली जब भी अगर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो हर पॉइंट पे हाफ मार्क्स भी अगर रखते हैं तो ये 4-5 मार्क्स का हो जाएगा आराम से. पॉइंट हो गया 8 पॉइंट हमने कर दिया, 4-4 दोनों के, और फिर जो लेआउट मेरा प्रेजेंटेशन है उस पर 1 मार्क्स तो हो गया 5 मार्क्स. और कहीं पर भी अपने CBSE बोर्ड में अभी फ़िलहाल मतलब 10 तक में अगर इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दें तो 5 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं हैं. तो ये हाईएस्ट मार्क्स का लेवल हम सेट कर दिए यहाँ पर. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. कहाँ से मिलता है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. कहाँ से मिलता है, क्या है, तो बकवास सवाल है. आप जानते हैं कहाँ से मिलता है.
CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, पहला पॉइंट। इसको ऊपर में आप लेआउट देंगे पूरा स्टेटमेंट। प्लांट्स रिक्वायर्ड द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट पॉइंट CO2 is obtained from atmosphere through stomata. Second point, water is absorbed by plants root from the soil. Third point, sunlight is an essential raw material for photosynthesis, है ना, trapped by chlorophyll in the stomata. Fourth point, nutrients are obtained by soil by plant roots, हो गया, जिसमें नाइट्रोजन वगैरह है और जो भी सॉल्ट्स वगैरह वो एब्जॉर्ब करता है। आप मेंशन कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में, और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, आपको ये सब जो भी रूट प्लांट लेता है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब सॉल्ट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, लिखिए, HCl, that is hydrochloric acid, present in the stomach dissolves food particles and creates an acidic medium. ये एसिडिक मीडियम तैयार करता है। जानते हैं ये क्यों करता है, मैं अभी बताता हूँ। इन एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं, खासकर पेप्सिनोजेन, इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक acts as a protective barrier against many disease causing pathogens. तो ये क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं उनको मारते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं किस में, पेप्सिन में। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं इस मीडियम में, इसलिए HCl का बहुत रोल है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी तो हम एंजाइम की बात कर रहे थे, है ना, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन में, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब देखिए इसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो आप एंजाइम को समझ लीजिए, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाना है या घटाना है, तो एंजाइम दोनों काम करते हैं। कई लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि नहीं, एंजाइम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते, नहीं, कई ऐसे हैं जो घटाते भी हैं। दूसरा है के फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यस, फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, पहला काम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जो बड़े कॉम्प्लेक्स बड़े जटिल होते हैं फूड मॉलिक्यूल, उनको तोड़ के पहले तो उसको सिंपल करता है। दिस मेक्स द फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ईजी एंड इफेक्टिव। पहले वो सिंगल आउट कर देते हैं सबको सिंपल सिंपल करके, तो उस वो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजी और इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। जब ये सिंपल हो जाएगा तो एब्जॉर्ब फूड क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड के थ्रू आसानी से, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था, एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू हैंडल इज, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ये बहुत बहुत ही बढ़िया है। हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन खास करके जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है, वो कैसे इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टिव फूड का बहुत आसानी से हो जाता है। आप जानते हैं उसके जो इंटरनल वॉल हैं इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, है ना। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन के लिए की जगह एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस वहाँ क्रिएट हो गया। तो ये उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो बनावट है, तो वो जो है एब्जॉर्प्शन को बहुत आसान करता है। चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ स्मॉल finger like projections called as microvilli. Microvilli, VILLI. Small intestine has a small projection called as microvilli, which increases the surface volume, surface area, आप कुछ भी लिख सकते हैं, which makes absorption more effective. Full stop. Within the villi, there are numerous blood vessels.
उस विलाई के चारों तरफ ना जकड़ा हुआ होता है बहुत सारे ब्लड वेसल्स दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड टू ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और आप जानते हैं एक बार ब्लड स्ट्रीम को वो न्यूट्रिएंट पहुंच गया तो ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करके उसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देगा। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे 105 पर जो क्वेश्चन है उसकी, और 110 पर 105 और 110 पेज नंबर पर जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।